देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बयानिए का बोझ, बिलावल को धचका और पीडीएम का मुस्तकबिल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। नवाज शरीफ, तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है। नून लीग का वर्दी मुखालिफ बयानिया ज़मी बोस हो रहा है, दिन ब दिन गैर मकबूल हो रहा है। मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में पाक फौज की क़यादत को नाम लेके मुखातिब किया तो इसी स्टेज पर बैठे इत्तेहादी बिलावल भुट्टो को धचका लगा। वो परेशान हुए। उनके सामने APC में तय की गई शराइत आ गई कि वर्दी को बराह रास्त टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन ना मियां नवाज शरीफ बाज आ रहे हैं और ना ही मरियम नवाज ने वर्दी की मुखालफत तर्क की। अभी गुज़िश्ता हफ्ते मरियम नवाज की मौजूदगी में शेर जवान फोर्स की तकरीब में वर्दी के खिलाफ नारे लगे और उन नारों पर तालियां भी बजी। काश मरियम नवाज अपनी तकरीरों में वर्दी की मुखालफत के बजाय इस वर्दी की कुर्बानियां गिनवाएं। मरियम नवाज बताएं कि मजबूत पाकिस्तान और इसके दिफा के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि पाकिस्तान के दुश्मनों के अंदर डर के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि भारत को उसकी औकात में रखने और हर मैदान में धूल चटाने के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि अभिनंदन को फजा से जमीन पर पटकने और उसकी फैंटास्टिक टी के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि कुलभूषण की नाक रगड़वाने के पीछे भी वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि वजीरिस्तान में अमन के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि हमारी पुरसुकून नींद के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि ज़लज़लों में रेस्क्यू करने और सैलाबों से लोगों को निकालने के पीछे वर्दी है। मरियम नवाज बताएं कि कोरोना से लड़ाई और टिड्डी दल के खात्मे के पीछे वर्दी है। काश मरियम नवाज बताएं कि पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के पीछे भी वर्दी है। और काश मरियम नवाज ही नहीं बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी फौज मुखालिफ बयानिए को तर्क कर दें। अभी भी वक्त है गलती को सही करने का, सुधारने का, मामलात में बेहतरी लाने का। अभी तो सिर्फ एक इत्तेहादी बोला है, आपकी अपनी पार्टी के कुछ लोग बोले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी पार्टी इस बयानिए के नीचे दब जाए। प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारूक हबीब साहब ने, PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है कि ये काफ़ी नहीं हो गया ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ हैं? कल बिलावल भुट्टो ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आपकी अपनी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो ये जो एक गुस्सा है या नफ़रत है, सर ये आगे बढ़ाते जाना है या इसको ख़त्म भी करना है, अब नॉर्मल भी करना है चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो साहब एक पार्टी के सरबराह हैं जी। हम PDM के इस प्लेटफॉर्म पर सारे इकट्ठे हैं। उनकी एक अपनी सियासी जमात है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। वो सारा हक रखते हैं कि वो किस वक्त अपनी कौन सी राय दें और किसी को कोई इख्तियार नहीं। हमारे लीडर अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूँ, आप अपनी राय रखते हैं, पलवशा साहब अपनी राय देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे किस बात पे हैं ये समझने की जरूरी है। कल से ये चल रहा है, कल से ये कहा जा रहा है कि ये हाथ टूटने वाला है, कल से कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये नया बयानिया नहीं, ऐसी बात आगे के। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा था, काम वाला एजेंडा क्या है हमारा? कल हम आज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, हम मिलकर तो इलेक्शन नहीं ला रहे, हम अपने अपने कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं। कल बल्दियाती इंतखाब होंगे तो हम अलग लड़ेंगे, कल जनरल इलेक्शन होंगे तो हम अलग लड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम। हम कहते हैं कि रीड इलेक्शन थी, एजेंडा बनाए ना, फिर अपना ये नहीं है आपका एजेंडा में। आप उसका आप अगर PDM का पहला इजलास देख लें और उसको देख लें कि किन इशू पे हम सारे इकट्ठे हुए, मेहरबान देखें सब स्पीचेस होंगी जब तकरीर। अब आपके शो में हम आगे कई क्वेश्चन हुए हैं जो आप मर्जी से पूछेंगे और कई क्वेश्चन है जिन्हें हम अपनी मर्जी से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मेरा और पलवशा साहिबा का हर चीज पर हम एग्रीमेंट करें। बिल्कुल होता है, आपका बयानिया एक होना चाहिए ना। बयानिया नहीं, हमारा एजेंडा क्या है? बयानिया को छोड़े, एजेंडे पे भी चौथे नंबर पे है। एजेंडा सुन तो ले मेहरबानी। एजेंडा क्या? हम कहते हैं
हम ये रिग्ड इलेक्शन का आज से नहीं है, इलेक्शन शुरू से कई प्रोग्राम इस पर किए गए। हम ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इकोनॉमिक इसकी पॉलिसीज देख लें, इसने मुल्क डुबोत गया है। लिहाजा इनसे जान छुड़ाने के लिए आपने इत्तेहाद किया, आपने पीडीएम बनाया, आप सारी जमातें वहां पे इकट्ठी हैं, किसी को इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो बातें उस प्लेटफॉर्म से हो रही हैं उसके ऊपर एतराज है। कल बिलावल भुट्टो ने भी ये नहीं कहा कि मैं पूछती हूँ, पहले एक से तो मुकम्मल कर दूं ना, सब साथ तो शुरू नहीं हो सकते हैं ना। तो बिलावल भुट्टो साहब की मैं आपसे पूछूंगी ना, तो उनके ज़हरे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्हीं के हवाले से किया है ना। मैं कह रही हूँ, आप बिलावल भुट्टो ने सुने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का, मेरा सवाल सुनिए, एस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल होगा, किसी आर्मी चीफ का या किसी इदारे का नाम नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है? ये आपके पीडीएम में बात हुई थी जब सब बैठे हुए थे? मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहां कई जमातें के लीडर्स हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो एक बहुत बड़ी जमात के हैं, बाकी जमातों के लीडर भी हैं। किसी को ये हक हासिल है कि वो जो मर्जी है बात करे। सर, क्या ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल होगा नाम, लेकिन किसी इदारे का या उसके सरबरा का या किसी किरदार का नाम नहीं लिया जाएगा? हाँ या ना? मैं आगे चलूं? नहीं, मैं कहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो, मैं कौन होता हूं बिलावल भुट्टो साहब की बात पर, जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा वो आपने सुन लिया और मुझे कोई राइट नहीं है। मैं कहता हूं कि वो हक बेजानब है, इससे इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं पड़ने वाला, इससे पीडीएम के जो हमारा सिंपल आप मुझे बता देते हैं हाँ या ना, ये चीज डिसाइड हुई थी नहीं हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे? मैं पार्ट नहीं था, मैं उस मीटिंग में नहीं था, तो आपको पता भी नहीं था? मुझे बिल्कुल नहीं, मैं पूछता नहीं हूं लोगों से कि आप मीटिंग में क्या कर गए, क्या पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी पॉलिसी। मैं ये कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो साहब का जो बयानिया था, जो कल उन्होंने बयान दिया है, उसमें आप आगे सीक्वेंस में देखें, आपने एक चीज उठा ली है, तो आप मुझे जवाब हाँ या ना में देते, फिर मैं आगे चलूं। उनकी पार्टी लीडर आई हैं, वो बिलावल साहब के बिहाफ पर बात करेंगे। मैं ये कहता हूं कि जो बिलावल साहब को राइट है, जो मर्जी है कहें, इससे हमारे इत्तेहाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मुतफिक हैं इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत को हम चाहते हैं कि इसने लोगों की जिंदगी मुश्किलात में बुझा दी है। आज गुर्बत बढ़ रही है, आज इस मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। वो जो 26 नुकाती एजेंडा, उसके अंदर भी चौथे नंबर के ऊपर महंगाई है। आपके महंगाई को तो फिट करते हैं आप जब आती हैं, आप सवाल पूछती हैं, कई सवालों के अंदर से आप सवाल पूछते हैं। तकरीर किसी एक नुक्ते पे नहीं होती, जब आप तकरीर स्टेज पे करते हैं सारी चीजों को कवर करते हैं। देना चाह रहे हैं आपके? नहीं, मैंने दिया उनकी राय और इंशाल्लाह इससे इत्तेहाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। पलवशा, आप क्या नून लीग की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं? चूंकि मरियम नवाज ने भी ये बात कही है ना कि हमारा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर एक की बस की बात नहीं है। और लेकिन वो हमारे लिए नहीं कहा, वो अपने लोगों के लिए कहा है। अच्छा, उन्होंने हमारे लिए नहीं कहा, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा, और वो नजर आ गया कुछ लोग अलग हो गए। लिहाजा जरूरी नहीं है कि सब तोते हो रटे रटाए, ना इत्तेहाद में लोग तोते होते हैं, ना पार्टीज में जो जमहूरी पार्टीज होती हैं उसमें तमाम लोग तोते होते हैं। अगर किसी को नहीं है समझ, किसी को नहीं है, किसी राय से इख्तलाफ रखते हैं, अलग हो जाए। अगर आप एग्रीमेंट करते हैं किसी चीज के ऊपर तो उसका तो पास रखना चाहिए ना। अगर कौन सा पास नहीं रखा? आप देखिए, कल से बिलावल साहब, बात सुने, कल से बिलावल साहब की एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू जिसका लफ्ज अभी भी आप चला सकते हैं, उसको एक एजेंडे के तहत घुमाया जा रहा है। कौन घुमा रहा है एजेंडे के तहत? मीडिया कर रहा है, बहुत से मीडिया के लोग। आप लोग क्यों इसका हिस्सा बने हुए हैं? आप मुझे जवाब तो देने देना। एक चीज रिकॉर्डेड है, इन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं, हमने कहा हमने ये नहीं कहा, इससे आगे अब उसमें से क्या निकालना है? ये निकालना है। बिलावल ने कहा मुझे धचका लगा। धचका किस बात पे लग गया उनको? कुछ भी नहीं निकलेगा, जो कहा वो चलाएं आप। उन्होंने कहा उनके पास सबूत होंगे क्योंकि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने जो बात की हमारे पास सबूत थे। जवाब भी नहीं देने दे रही ना। धचका किसको लगा? आपको धचका लगा, हमें नहीं लगा। बिलावल को लगा, उन्होंने कहा, मैं सरप्राइज्ड हो गया। आप लोग घुमा रहे हैं। अच्छा, हम घुमा रहे हैं। आज घूमेगा, कल घूमेगा, नहीं घूम सकता इससे ज्यादा। MRD में आपको पता है बेगम भुट्टो ने उनको भी बुलाया था जिन्होंने कहा था कि भुट्टो साहब को हालांकि भूल पे फांसी दो फॉर अ नेशनल एजेंडा। उनको भी वहां 70 क्लिफ्टन में अपने ड्राइंग रूम में बिठाया था, बर्दाश्त किया था। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, धचके लगे या नहीं पार्टी के लोग डिवाइड नजर आ रहे हैं, जिनको नजर आ रहे हैं, नहीं टूट रहा। बिलावल की वजाहत कर रहे हैं और कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, कुछ लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द 3 Ps, I am telling you कि घुमाया जा रहा है और अब ये पिट रहे हैं। राजा परवेज अशरफ, आज शोज आपके होने चाहिए जो गलाजत भरी जबान इस्तेमाल हुई है जलसों में, वो आपको होंगे। अगर शोज में उस पे बात ना हो तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक तो आपने हमें नहीं बताना ना कि किसके ऊपर बात होगी। राजा परवेज अशरफ को सुना, मुझे बात ही नहीं करनी। राजा परवेज अशरफ को सुना आपने? पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। तो सवाल जवाब तो देना है। मुझे जवाब देने ही नहीं दे रहे आप, सवाल पे सवाल कर रही हैं। आप जवाब, मुझे लग रहा है आप इस पे बात ही नहीं करना चाहते। मैं, आप मुझे बात करने दीजिए, मैं करूंगी। कीजिए। आप तो वो
जो सवाल का जवाब भी तो मिले ना, हुकूमत पे करने चाहिए वो आप हम पे करें। हुकूमत भी आ रही है अभी, के जवाब हुकूमत से। देखिए इस वक्त तक ये दो पार्टीज बैठी हैं, हम नुमाइंदे हैं, हम उनको इतराज नहीं, हमारी बात पे हम कह रहे हैं, हमने कहा है सबूत होंगे। और अगर कोई जिम्मेदार आदमी बात करता है तो 3 दफा का वजीर आजम है जिसके सामने बहुत सी चीजें ऐसी जो मेरे और आपके और शायद इनके भी सामने, ठीक है, तो उसके बाद सबूत होंगे। मैं पलवेशा से एक सवाल करूं, हम मैं पार्टी से हट के बात कर रही हूं, आपकी राय क्या है कि जलसों के अंदर क्या किसी इदारे के सरबराह को इस तरह नाम लेकर और उससे हिसाब लेने की बात की जा सकती है? आपकी राय? पलवेशा की राय पे जो है पीडीएम की राय नहीं होती। पीडीएम की राय जो है इंडिविजुअली पीडीएम की राय वो है जो 26 नुकात। आपकी क्या है? देखिए मैं इदारों के सरबराहान के ऊपर बात जो है वो नहीं कर सकती। बस ठीक है, फिर बिलावल को धचका सही लगा, मतलब वो आप ठीक कह रहे हैं, फिर आप में से बहुत लोगों को लगा है। नहीं हमारी बात ना करें, आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी बात करनी है, आपने अपना नवाज पार्टी जोड़ी है। साहब को फ्लोर दिया गया जब पहले दिन ये 26 नुकात हो रहे थे, ठीक है, वहाँ 26 नुकात जब तक फाइनल नहीं हुए, मियां साहब और जरदारी साहब दोनों ऐसे ही, जब आसिफ साहब मैं भी उस मीटिंग में थी, आखिर वक्त तक जो थे वो साथ थे, ठीक है। अब इस वक्त तक ये आपकी पीडीएम जो है साथ है, ठीक है, वो आप कह रही हैं हमारा इत्तेहाद नहीं टूटेगा। बिलावल को क्या जरूरत महसूस हुई कि वैसे उन्होंने इस वक्त में ये बात की? बात के लिए इजाजत नहीं होती ना, जरूरत क्या महसूस हो गई? क्यों बिलावल साहब इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ये बात करने की क्या जरूरत महसूस हुई कि आपके इत्तेहाद के टूटने की बातें या दड़ारों की बातें हो रही हैं और आप उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं? दिस इज अ विश। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने कहा कि मेरी राय यही है कि बात नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जिसकी सच का साथ दे रही हैं। आप देखिए आप क्या आज मेरे मुंह में आपने आपके अल्फाज हैं, दोबारा आप मेरे मुंह में कोई अल्फाज नहीं, मैं डालना भी नहीं चाहती। अभी आपने अपनी राय क्या दी थी? मेरी राय जरूरी है या पीडीएम की राय जरूरी है? मैंने आपसे पूछा, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा साइड पे रख दें। चलिए जवाब आप दे चुके, ठीक, मैं नहीं दे चुकी, आप मेरी बात घुमा रही हैं। वो सुन लिया है, मैं मुझे घुमाने की आदत नहीं है, मैं स्ट्रेट बात करती हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं जो घुमाऊं चीजों को। नहीं, लेकिन आप घुमा रहे हैं और ना मुंह में अल्फाज डाले। आपके माशाल्लाह अपने मुंह में इतने अल्फाज हैं, मुझे क्या जरूरत है अल्फाज डालने की? जवाब देने दे रही हैं आपने, सारे जवाब दिए, घुमाने की मुझे अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप इस बात पे आप बात ही नहीं करना चाह रहे। मैं कर रही हूं। फारूक हबीब साहब आपने बात सुन लिया, वो कह रहे हैं सर इंटरव्यू हो कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा इत्तेहाद है ना, जिसपे आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये ख्वाहिश या ये जो कोशिश है ये पूरी होती हुई फिर आपकी नजर नहीं आ रही है? देखिए बात यह है कि जो कल बिलावल ने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है। दो चीजें बड़ी वाजे हैं। एक चीज उन्होंने ये कही कि जो मियां साहब ने इदारों के सरबराहान का नाम लिया है जी, वो हमारे पीडीएम के एजेंडे के अंदर तय था कि हम किसी इदारे के सरबराह का नाम नहीं लेंगे जी। दूसरा उन्होंने उल्टा नून लीग से मुतालबा किया है कि मियां साहब जो है जिन इदारे के सरबराहान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं उनका जो है उनके सबूत फराहम करें। तो मैं तो इस बयान को खुशाइंद समझता हूँ। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। फारूक हबीब साहब को कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि सबूत फराहम करें। मेरे ख्याल से ये पूरा इंटरव्यू सबको सुन के बैठना चाहिए और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर हम इस पे बेहतर बात कर सकते हैं। मैं सबकी बात कर रही हूँ कि क्या कहा और क्या नहीं कहा। बात ये है वहां पर उन्होंने सबूत की बात तो की जी, बिल्कुल की। बात ओवरऑल कहने का मकसद था वो तो यही था ना, वो यही था कि जब आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और खास तौर के ऊपर मुल्क के उन इदारों के ऊपर जो हमारे दिफा का जामिन है और जिसको आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी खूबसूरती से बयान किया, तो कम से कम सबूत होने चाहिए बात करने से पहले। आप इस तरह बात ना करें। आप देखें ना, अच्छा फारूक हबीब साहब एक बात मुझे बताइए, आ जाए परवेज मुशर्रफ पे आ जाए, राइट पे आप इनके बयानिए के ऊपर बात करें, सबके साथ। अब मेरा सवाल सुनिएगा सर, देखिए फौज मुखालिफ बातें इमरान खान साहब ने भी की हैं और ऑपोजिशन कहती है कि उनके हवाले से वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर नून लीग ये कहती है कि इसमें सियासत में फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, इसमें गलत क्या बात है? कहे तो वो ना जिसके मुंह से ये बात जचती हो। जब आप खुद जो हैं वो ज़ियाउल हक, जिस ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो जेल में डाला, जिसको आज तक ये कहते हैं कि जनाब जुडिशल मर्डर जो है वो करवाया गया, आज वो पीपल्स पार्टी को जो है वो नजर नहीं आती। देखिए आप फिर माजी में चले गए। इनका मसला है
फरूक हबीब साहब जरा डिफरेंशिएट करें। देखें जो फौज का किरदार है जितना है, जहां पे इनपुट चाहिए वो जरूर दें, उनके इस किरदार से मेरे ख्याल से किसी को भी इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन नून लीग यहाँ पर ये कह रही है कि वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, वो इस तरह वोट को इज्जत नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं इसमें खास कुछ किरदार हैं जो अपनी पावर को मिसयूज करते हैं। वो कह रहे हैं एज अ फौज, एज अ इदारा तो हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। पारस ये मसला नहीं है, मियां नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बनने का पहले बहुत शौक था। परवेज मुशर्रफ ने इनके ऊपर कू किया था ना, तो 2008 की कैबिनेट का हलफनामा उठाएं जिसमें ख्वाजा साद रफीक, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ और नून लीग के बहुत सारे वुज़रा परवेज मुशर्रफ से पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत के अंदर परवेज मुशर्रफ से कबीना का हलफ ले रहे थे। आपने जरा कू का भी जिक्र किया, एक बात और बता दें फिर मैं ये सिर्फ उनको मतनादा बनाना साहब से इसका जवाब आप देखें ना, एक बुनियादी सवाल आज जो जलसा हुआ पारस प्लीज, जो अयाज सादिक का बयान है ये कौन सा इलेक्शन में मुदाखलत का बयान है? ये तो हमारी दिन की रोशनी की कामयाबी को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है। वो इल्जामात वो मोदी जो राफेल तैयारों में अपनी शिकस्त को डाल रहा था कि जो अंदर बातें होती हैं उसको बाहर आके डिस्क्लोज करते हैं, मैं इस पे बात करते हैं। लेकिन मैं एक जवाब सिर्फ, आज अभी आपने कू का जिक्र किया तो वजीर आजम ने अपने जलसे में मार्शल लॉ की बात की है, तो क्या इसका कोई खतरा मौजूद है? अगर वजीर आजम की बात कर रहे हैं तो फिर तो कोई चीज पीछे हो सकती है ना। पाकिस्तान के जो जमहूरी इदारे हैं जी, जमहूरी इदारों को हमने मजबूत करना है ना। जब आप देखें ना, आप कोर्ट को इज्जत देने को तैयार हो, ना आइन को इज्जत देने को तैयार हो, ना कानून को इज्जत देने को तैयार हो, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही थी सर ये कि आप जो है वो किसके खिलाफ पैगाम दे रहे हैं। ठीक है, आप भारत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप जरा जवाब ले लूं ना, मैं उनसे भी जरा इस पे बात कर लूं। ठीक सर, ये मार्शल लॉ की बात, आज आपने जलसा देखा होगा जो हाफिजाबाद में वजीर आजम का था। मार्शल लॉ की बात उन्होंने क्यों की? वो कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं, नून लीग चाहती है, जो उकसा रही है फौज को कि वो मार्शल लॉ लगाए और जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाए, ताकि जो चोर और डाकू हैं वो सारे के सारे बच जाएं, फौज में बगावत हो जाए। देखें इमरान खान साहब के जहन में क्या है, इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है इस बात से तो स्टेब्लिश हो गया है जो उन्होंने अवामी जलसे करने शुरू कर दिए। हम तो अपोजिशन तो इसलिए जलसे करती थी कि इनसे जान छुड़ाएं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, हुकूमत चल नहीं रही, गवर्नेंस के इशू है। ये जलसे करने के लिए चल पड़े हैं कि ये किसके खिलाफ ये समझ नहीं आ रही है। ये वैसे अपने खिलाफ जलसे करिए, जलसे करते किसके खिलाफ है? हमारा तो एक एजेंडा है जिसके इनके खिलाफ। दूसरा मैं एक बात, मैं इस बात पे आना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने बात की और फरूक हबीब साहब ने की है, ये फौज हम सब की है, ये फौज पाकिस्तान की है। कल कोई मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेगा हम उसके मुखालिफ होंगे, कल कोई आइन तोड़ने की बात करेगा हम उसके मुखालिफ होंगे। हम कहते हैं कि इस मुल्क में एक आइन मौजूद है जरा सबसे मुतफिका डॉक्यूमेंट है हमारा, इस पे सबको हमको अमल करना चाहिए। अगर इस पे जुडिशरी की गलती करती है तो उसको भी नहीं करनी चाहिए, अगर एग्जीक्यूटिव करती है तो हमें नहीं उसको भी नहीं करनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट कहीं उस अपनी पोजिशन जो है पावर जो है वो ज्यादा लेने की कोशिश करती है वो भी गलती है। जो अधारा है ट्राइकाटमी ऑफ पावर है उसके अंदर रह के हम सारे अपने अपने काम करें। क्या ये बात करना इस मुल्क के किसी मफाद, मैंने तो यही सवाल किया उनसे, उसके खिलाफ है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को है ये कहते हैं आप मुतनफ्फिर कर रहे हैं कि फौज को उसकी लीडरशिप। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब मुल्क का वजीर आजम एक पब्लिक गैदरिंग में ये बात करे कि मार्शल लॉ लगने वाला है, मार्शल लॉ की रास्ता बनाया जा रहा है, आप लोगों की वजह से कितनी बड़ी खतरनाक, अगर ये नहीं उन्होंने हमें ही आगे रखना था, ये कितनी बड़ी खतरनाक वो बात कर रहे हैं। इससे बड़ी खतरनाक बात है कि वो डायरेक्ट फौज को इन्वॉल्व करेंगे, मुल्क की फौज का लाइन तोड़ेगी। ये बात कहना चाहते हैं क्या उन्हें तवक्को है कि कल वो इतना बड़ा काम जो फौज पाकिस्तान कहती है कि हम कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेंगे, आज वजीर आजम हमारे कहने पर वजीर आजम कह रहे हैं कि आज मुल्क की फौज ये काम करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की फौज कल आइन तोड़ना चाह रही है, वो ये बात करना चाह रहे हैं जो उनके बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जलसे में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन क्यों ली है? मैं चाह रही हूँ जरा मार्शल लॉ के ऊपर आप भी कमेंट करें। वजीर आजम जब ये बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना, अगर यकीन कर लें इस बात पे, जल्सा हुआ उसमें मार्शल लॉ की उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा कि ये चाह रहे हैं जिस तरह फौज में बगावत पैदा करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। वो पीडीएम के बारे में ये क्या चाह रहे हैं या हम क्या चाह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वजीर आजम क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं दैट इज़ व्हाट शुड मैटर। कि वो इस वक्त जो है मुल्क के वजीर आजम हैं और वो सीट पर बैठे हैं, उनके पास क्या कोई ऐसी इतलात हैं कि मार्शल लॉ लगने वाला है, और अगर है तो वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या किरदार है। दूसरी बात,
मैं इनके ज़्यादातर जो बयानात हैं उनको जो है इतना सीरियस लेती नहीं। वज़ीर आज़म के बिल्कुल ये अजीब से बयान है कि वज़ीर आज़म के पास क्या कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन, यही समझा जाए कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है। पहली दफ़ा बात की है उन्होंने ये। चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, चाहने से तो ये भी चाह रहे हैं कि दुश्मन की तोप में कीड़े पड़े, लेकिन वो नहीं पड़ रहे। तो लिहाजा ख्वाहिशें तो और हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वज़ीर आज़म खुद कहाँ खड़े हुए? वज़ीर आज़म जो है उनका क्या अपना आईनी किरदार है? फिर तो ये सवाल है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन पे वो बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार में है कि मार्शल लॉ लग जाए। दूसरी बात, मुझे लगता है इनकी और ट्रंप की ज़हनी कैफियत में काफ़ी मुमासलत। इमरान खान और ट्रंप वाहिद शख्स हैं कि जिन्होंने अपने आप को खुद चंद दिन पहले ट्रंप से मिलाया कि मैं और ट्रंप दोनों गैर रवायती सियासत। उन्होंने कहा मैं और ट्रंप साहब दोनों, एक इंटरव्यू था उनका। आज इनके जो वजीर हैं गंडापुर साहब, जिनके जेर साया कश्मीर का मुकदमा है, जिनकी नाक के नीचे से कश्मीर खिंच गया, उनको कोई शहद की बोतलों की नशे में कुछ पता नहीं चला। आज उन्होंने बड़ी घटिया जबान इस्तेमाल की, बिलावल के लिए भी और मरियम और हाँ, बहरहाल हमें इनकी मामलात को भी इतने लिफ्ट नहीं कराती, लेकिन इनकी जो वज़रा हैं वो भी उसी लाइन पर हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर, इसलिए वो कल को कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ भी होगा। इनकी जबान की जो इन अल्फाज की बदबू है वो स्क्रीनों से निकल के लोगों के घरों तक पहुंची है। उनको ये इल्म नहीं है कि ये जलसा सिर्फ पीटीआई नहीं देख रही, ये जलसा जो है स्क्रीन और बीम हो रहा है पूरे पाकिस्तान के घरों में, जहाँ माएँ बहनें हैं और जहाँ कोई इकदार हैं। लिहाजा उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, और उनको बड़ा शौक है मर्द बनने का और इन बातों का, तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस वक्त कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनकी तोपों का रुख मोदी की तरफ क्यों नहीं होता? वहाँ हमें मर्दानगी दिखाएं, हम उनके साथ। कल वज़ीर आज़म को वहाँ तो बिल्कुल बिल नहीं है सब। उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज को इसलिए स्पेयर कर रहे हैं कि वो खातून हैं। स्पेयर कर रहे हैं जिस तरह की वो बात कर रही है इसमें तो गिरफ्तारी हो जाती है। कुछ दिन पहले उन्होंने उनके नानी होने को मजाक उड़ाया। आपके और हमारे मुआशरे में कोई गीदड़ कह रहा है, कोई मदारी कह रहा है, कोई जाली कह रहा है, जो भी है खवातीन। मैं कह रही हूं कि आप क्या माशरे की तरबियत कर रहे हैं, क्या लोग इसे सबक ले रहे हैं? इस बात को मेरे ख्याल में फरूख हबीब सारी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। ये जिनके घर जिनके उन्होंने नानियों को देखा है, दादियों को देखा है, ये औरतों के लिए इज्जत का मुकाम है। लिहाजा इस पे बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन हम नहीं करते। फरूख हबीब साहब जरा इसका जवाब देंगे। आज जो अली अमीन गंडापुर ने अपने जलसे के अंदर बात की, यकीनन आपने सुनी तो होगी, जो कुछ उन्होंने बिलावल के लिए कहा और मरियम नवाज के लिए कहा, ये क्या हो रहा है सर? ये किस तरह के अलकाबात और किस तरह के बयानात और किस तरह की बातें की जा रही है? मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी, मैं तो ये कितनी अच्छी बात है। मैं जिससे सवाल कर रही हूँ वो कह रहे हैं हमने तकरीरें ही नहीं सुनी है। अपनी जो है वो कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मौजूद था, मुझे उसका मीडिया देखने का मौका नहीं मिला। आपने बात की है सर, उनके तो खान साहब की तो सुनना चाहिए ना, या मरियम नवाज की तो सुने, बिलावल की तो सुने जी। किसी को भी अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करते वक्त जो है उसको जो है हमारी अखलाकियात का जो दायरा है उसको सामने रखना चाहिए, और हर बात जो है वो एक अच्छी पैराए के अंदर भी की जा सकती है, अच्छे अंदाज। अच्छा फरूख हबीब साहब, ठीक बात है, वो आपका आ गया पॉइंट आपका। कोई भी हो, ठीक बात कर रहे हैं आप। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसको फॉलो करना चाहिए। राइट सर, आप लोग तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? वो तो आपने नज़रें जमाई भी है ना कि शायद इनका इत्तेहाद टूट जाए या पीडीएम तहरीक खत्म हो जाए, लेकिन आप लोग ये जल्द से जुलूस क्यों कर रहे हैं? ये किस चीज की तैयारी है? कुछ सीरियस तो नहीं ले लिया आपने ऑपोजिशन के लिए? जनवरी में आपकी हुकूमत खत्म होने जा रही है, आपने कहा ना जनवरी में हुकूमत जा रही है। बात ये है जी, माशाल्लाह पहले लग रहा है। देखिए पारस, बात ये है कि अगर हमने अवामी इज्तिमा कर लिया, अवामी जलसा कर लिया, तो वज़ीर आज़म साहब कल हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी आबादी है उनको 10 लाख रुपया फी फर्द को सालाना यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया हो गई है। आज उसी का इफ्तिताह जो है वो उन्होंने उसके अलावा और भी बातें हुई हैं। तमाम पंजाब की जितनी आबादी है उनको छोटी सी तकरीर कर लेते हैं इसके लिए जो आप बता रहे हैं। एक मिनट, इतना बड़ा जलसा क्यों? वो अब किसी की देखें, वो अब किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। हमें जो ये कहा जाता था कि अवाम का एतमाद खत्म हो गया जी, अवाम जो है एतमाद दिखा रहे हैं, को पसंद नहीं कर रहे, तो कल के 2 इज्तिमा से ये चीज तो साबित हो गई ना कि अवाम तो आगे से बढ़ के जो है वो इमरान खान साहब को चाह रहे हैं, चाहे वो सवात हो। हाफजाबाद जो है वो हमारा एक रूरल एरिया है, बहुत बड़ा, ठीक है, इसका मतलब असर लिया आपने। आज इस तादाद में हजारों की तादाद में लोग जमा हुए, तो ये इस चीज की गमाजी है, ये इस चीज की गमाजी है कि लोगों ने इनके एजेंडे को मुस्तरद किया है। आज देखे ना, आज जो बात है, आज अब्दुल कादिर बलोच जो है, हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल एक मिनट आज अब्दुल कादिर बलोच साहब, इनकी पार्टी के दरीना साथी नवाज शरीफ के,
वो बाकायदा छोड़ के इनको चले गए। सनाउल्लाह जहरी जो है वो इनके साबका वजीर आला हैं, जिनको इन्होंने वजीर आला बनवाया, वो आज इनको छोड़ के चले गए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या क्या बातें की हैं, वो यही बातें हैं जो इनका बयानिया इनके अपने लोग कबूल नहीं कर रहे, इनके अपने लोग इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इनके अपने अहदेदारान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनका बयानिया जो है वो सर आपके क्या ख्याल में कोई, ठीक है जावेद भाई साहब, कोई डर, ये आपके मुस्तरद होने की बात करें, कोई डर है, कोई खौफ है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो ऑपोजिशन के करीब हो रही है या ऑपोजिशन उसमें मकबूल हो रही है, कोई डर है, खौफ है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आप कोई फियर फैक्टर देख रहे हैं जो वजीर आजम भी जलसों पे निकल पड़े हैं अभी? एक तो मैं फरक हबीब साहब को बड़ा एहतराम, मैं इनको कहूंगा कि मेहरबानी करके आप हमारी फिक्र ना खाएं, आप हमारे ऐब न तलाश करें, इन्हें कहें कि मेहरबानी करके जिस अवाम ने आपको मुंतखब किया था, आज आप फैसलाबाद की सड़क पर अगर आप निकल के हमें दिखा दें किसी जर्नलिस्ट को साथ रख के, फिर हम आपसे पूछेंगे क्या इस मुल्क के लोगों और मुल्क का आपने क्या हल कर दिया। मसला क्या है? मसला ये है कि अब जो खौफ क्या है, इनको खौफ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी खौफ ये है कि पहला 1 साल इन्होंने गाली देने में गुजार दिया, दूसरा 1 साल इन्होंने अकाउंटेबिलिटी का हम नैब लेंगे, हम लोगों को अंदर करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हट रहे, वो कह रहे हैं हिसाब तो होगा, अब वो डिलीवर नहीं हो सका। तो अब लोग सवाल पूछते, वो कहते हैं कितने पैसे आपने लूटी हुई दौलत आज तक कहां वापस दिए? प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके हमें बताएं कि कैबिनेट में ये मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई है, लोगों ने कहा कि आप रोज प्रेजेंटेशन ना दें, आप कह रहे थे 6 महीने के अंदर हम लूटी हुई पैसा लाएंगे, वो कितना पैसा वापस नहीं आया अभी तक? आप लोगों को बताएं कि आपने कहा था कि सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज हम लाएंगे, वो एक बात नहीं, मैं आपने बड़ा के हवाले से एक बात याद आ गई, जहांगीर तरीन आ गए हैं, आपको लगता है कि उन्होंने जो उनके ऊपर जो इल्जामात हैं, पैसे जो उन्होंने चीनी स्कैंडल में खाए हैं, वो ये करवा सकेंगे वापस? जहांगीर तरीन साहब पे सबसे ज्यादा इल्जामात इस जमात ने लगाए, हमारी तरफ से इल्जामात नहीं लगे, उनकी जमात ने, जब बहुत बड़ा चीनी का यहाँ स्कैंडल हुआ, अरबों रुपया का जो है वो डाका डाला गया, इन्होंने कहा है पार्लियामेंट में ये मामला उठा, तो इन्होंने कहा जी हमने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई और इन्होंने बगले बजाई कि हम इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, और जहांगीर तरीन साहब चीनी 110 रुपए हो गई, उससे चीनी की कीमत रिपोर्ट आने के बाद चीनी कहां पहुंच गई है, पैसा खाने वाले कहां से, अभी तक एक आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब चले गए, जहांगीर तरीन साहब ने जाने से पहले जो इनके एडवाइजर हैं वो डॉक्टर साहब, क्या नाम है, डॉक्टर गिल, उनके पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं सिर्फ आप लोगों को वो सुना दे कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा। जहांगीर तरीन आ गए हैं, अब आ गए, मियां साहब आएंगे, नहीं जहांगीर तरीन साहब क्यों मियां साहब आएंगे, अब सवाल ये है वो कब आएंगे? इंशाल्लाह इलाज करने के बाद फौरन, इलाज कराने ये भी गए थे, कह रहे हैं 7 साल से जा रहा था, हर साल के लिए इलाज करा के आ गया, कोई इलाज कराना चाहे तो हो सकता है, इसका मतलब इनका एनआरओ हो गया था, हुकूमत उनको वापस लाई है, हुकूमत ने चीनी का स्कैंडल दफन कर दिया है, क्या ये मुकमका हो गया है, वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है, अपनी जमात में वही पोजीशन लेने जा रहे हैं। पलवश साहब, ये जो अपोजिशन कह रही है कि इन्होंने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया है, वो क्या एनआरओ दिया है? आपके ख्याल में कोई यकीन दहानी करवाई है उनको, इसलिए वो आए? वो चीनी सारा स्कैंडल वालों को सबको दिया। सबसे पहले मियां साहब से गुजारिश है थ्रू जावेद भाई साहब, इलाज तो अल्लाह करेगा हो जाएगा, इलाज करने की ज्यादा जरूरत है, इसलिए इलाज करने वापस तशरीफ लें, पहले वो अपना तो करा लें, सेहतमंद होंगे तो आएंगे ना, वो यही कहते हैं। पहले कौम इनका जरूरी है ताकि कौम को भी कोई अपना इलाज छोड़ के कौम का शुरू कर दें। नहीं, कौम का नहीं, हुकूमत का इलाज। ओके, दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने किस रियासत में लैंडिंग दी है, मेरा तो ये सवाल है, मदीना में दी है या चीन में दी है? चूंकि अब 2.5 साल बाद हमें मालूम हुआ कि अब रियासत चीन बनेगी, मदीना के मत्ती के पीछे। अच्छा, ये अब नहीं होगी? हाँ, आप मेरे ख्याल में कुछ सुन नहीं रहे। बात ये मुझे समझ नहीं कहाँ लैंडिंग हुई, क्योंकि दोनों रियासतों में करप्शन और चोरी की सजा बड़ी सख्त है, एक में तो सीधी तलवार है और हाथ है दायां, दूसरे में गोली है। अब बात यह है कि हमें ये पता चले कि हम किस रियासत के अभी शहरी हैं। चीन में हैं तो भी ये जो सारा टोला है, जहांगीर तरीन, अलीम खान, वो जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, वो सारे जो हैं उनका क्या इलाज करना है। 2.5 साल मदीना था और अब वो कह रहे हैं कि चीन, लिहाजा ये दोनों बातें बड़ी ज़रूरी है। लेकिन तीसरी बात एक और बहुत ज़रूरी ये भी है कि हमें यह भी बता दिया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है न सिर्फ ये अंदरूनी जंगों से ज़रा सा बाहर निकले, बॉर्डर्स के पार देखें, इस वक्त जो हमारे खारजा के ताल्लुकात और खारजा हमारे मामलात हैं वो बहुत ख़राब हैं। फैटफ में हमें अपने देरीना दोस्तों से वोट नहीं मिला। यूएस और अमेरिका और भारत ने जो मुआहदा किया है डिफेंस पे, इंतहाई ख़तरनाक मुआहदा, यानी कि लोकेशन पे भी अब
अमेरिका जो है उन्हें पिन पॉइंट बताएगा कि कहाँ आपने वार करना है। इस बात पर खामोशी। अच्छा, LNG का आप देख रही है नया स्कैंडल है, खामोशी। ये लोग उतर आते हैं, बाकियों की सीधी जेल है, मैं पकड़ के जेल में डालूंगा। जहांगीर तरीन साहब के लिए कौन सी रियासत है? फारूक हबीब साहब सारे जवाब दें आप। वो कह रहे हैं कि आप कानून सबके लिए बराबर है ये कहते हैं, तो क्या यहाँ नजर आएगा? और ऑपोजिशन के लिए NRO दिया है आपने। पारस, जब इन्होंने कहा, जब जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर गए तो इन्होंने कहा जी NRO दे दिया, मुल्क से बाहर चले गए। अब मुल्क में वापस आ गए, अब फिर कह रहे हैं NRO दे दिया। ओ भाई, आपके मियां नवाज शरीफ अदालत में बॉन्ड जमा करवा के गए हैं, इलाज करवाने गए हैं, एक टीका तक उन्होंने नहीं लगवाया। कोर्ट उन्हें बुला रही है, इश्तिहारी डिक्लेयर कर रही है, इलाज वो नहीं करवा रहे, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। आपको तो सीखना चाहिए। वो लोग जो ये बातें करते थे, जहांगीर तरीन मुल्क में वापस तो आ गए। हाँ, ये बात है कि वो वापस आए। अदालत बुलाएगी, कोई इदारा बुलाएगा, उस इदारे के सामने जाके मियां साहब इलाज करा के आएंगे। आप ये बताएं, और उसका जावेद अब्बासी साहब को भी नहीं पता कब तक होगा। सवाल जल्दी होगा। पूछने वाला है ना, कोविड का मामला चल रहा है। कोविड के मामले में सर, एक सेकंड, कोविड के मामले में क्या बरतानिया में बीमारियां और खत्म हो गई हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, इलाज करना बंद कर दिया डॉक्टर्स ने। इमरजेंसी हो रही है। आप इस वक्त देखें पूरा लंदन ब्लॉक है, इनकी तमाम दलीलें लॉकडाउन किया। जहांगीर तरीन तो इलाज करा के आए। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या इलाज कराया, लेकिन वो जिस मामले के लिए गए थे, जिसे तवज्जो हटाने के लिए गए थे, वो मामला ठीक हो गया। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के आज से बाद आपको चीनी स्कैंडल की बात नजर नहीं आएगी। आप ये फारूक हबीब साहब और मामले को ले जाएंगे, आप इनसे ये जवाब पूछेंगे जो आपने रिपोर्ट बनाई थी, जो कमीशन रिपोर्ट थी, उस स्कैंडल में जो अरबा रुपया खा के गया था, वो लोग पैसा कहाँ गया, उसका सवाल जवाब नहीं दे रहे, हमें ताने दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। भाई साहब, अब क्यों ना जरा महंगाई पे ही बात कर लीजिए। प्रोग्राम हमने शुरू किया था उस वक्त भी आपने बड़ा उस पर जोर दिया था। सर, महंगाई की आप लोग बात करते हैं मीडिया पर, आप मुकम्मल कर लें बात, जी कीजिए। देखिए, बात ये है कि हमें ये ना सुनाए मदीना की रियासत या चीन की रियासत, आपको कौन सी रियासत की सजा पसंद आएगी? क्योंकि ओमनी ग्रुप के साथ, जाली अकाउंट्स के साथ, पापड़ वालों के, फलूदे वालों के केसेस आपके ऊपर हैं। सिर्फ 23 अरब रुपए का तो शहबाज शरीफ का टीटीओ का केस है, मियां नवाज शरीफ साहब के जाली अकाउंट्स के केसेस हैं। अगर इस मुल्क में चीन या मदीना की रियासत के कवानीन होते तो आज इस मुल्क के अंदर जो बाजार का बाजार आप गर्म करके गए हैं दोनों जमातें, वो ना हुआ होता। आपकी ये PDM सारी जिद्दोजहद NRO लेने के लिए है। आप चाहते हैं कि एहतसाब का अमल बंद हो जाए, एहतसाब के इदारों को बंद कर दिया जाए। अवाम की बात क्या करते हैं? मुझे ये कहा जा रहा था कि फैसलाबाद में निकल के दिखाएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से फैसलाबाद अच्छा, फारूक हबीब साहब, आपने कहा ये NRO लेने के लिए इसी फैसलाबाद में 40 रुपए किलो लूम जो है, पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के बेची गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो टेक्सटाइल भी चल रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। बल्कि 21 अरब रुपए की इमरान खान साहब ने एनर्जी के ऊपर इंडस्ट्री को जो है ठीक, ओके सर, बिल्कुल ठीक। अब जरा महंगाई पे मैं बात करें। आज महंगाई पे नहीं आने आप उसी पे बात किया करें ना, महंगाई पे नहीं आने, बयानात ऐसे दे देते हैं, ऐसे इंटरव्यूज आ जाते हैं, सारी चीजों का रुख मुड़ जाता है। लेकिन एक बात, अभी फारूक हबीब साहब ने एक बात की, आप दोनों से सवाल, वो कह रहे हैं कि ऊपर जा रही है, NRO मांग रहे हैं, रोजाना तकरीरों में अपनी खान साहब कहते हैं ब्लैकमेल नहीं होगा। ये कौन सा प्रेशर है खान साहब पे? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं आप उनको? क्यों आप उन पे दबाव डाल रहे हैं सर? जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म या उसके वज़रा बाहर निकलते थे, वो 5 चीज़ों पे कंसंट्रेट करते थे जब आवाम में जाया करते थे। एक कहते थे कि हमने आपके लिए इतनी नौकरियों का बंदोबस्त किया। एक कहते थे कि हमने आपकी जो गुर्बत है मिटाने के लिए, 1 करोड़ का वादा उनका भी है ना, वादा एग्जैक्टली। फिर ये कहा करते थे कि हमने इतनी बड़ी आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाई है। फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जिक्र किया करते थे कि हम आपके लिए इतने बड़ा डेवलपमेंट पैकेज जो है वो लेके आए, इस एरिया को डेवलप करेंगे। और आखिर में चलते थे कि हमने कितनी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आई है। इनके पास कहने को 2 चीजें हैं सिर्फ, बाकी इन सब चीजों में नाकाम। एक गाली देने में, एक बुरा भला कहने में। वज़ीर आज़म साहब शाम को इंटरव्यू देखते हैं, आपका भी मेरा ख्याल देखेंगे। अगर फारूक हबीब साहब अच्छा आदमी है, मेरे साथ एक इनकी लेडी बैठी, हम टीवी प्रोग्राम कर रहे थे तो वक्फा हो, तो मैंने कहा आप मेरे साथ वैसे बड़ी अच्छी थी, जो ही प्रोग्राम शुरू हुआ आपने ऐसी साथ बातें की, मुझे पता होता तो मैं आता ही था। कहती है मेरा प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब देखते हैं और वो साहब को बताते हैं कि सबसे अच्छी। आप अच्छा बोलते हैं, आपको शाबाश नहीं मिलती?
ऐसा तो हर जगह पर है, हम ऐसी बातें कर नहीं सकते, हमने सीखी नहीं है ऐसी बातें करनी। अब इनको हम ये मेहरबानी करते हैं कि हमारे ऐप ना तलाश करें, हमारे आपने जितनी हमें गाली देनी थी वो गाली आप दे चुके हैं। ये जितनी आपने रोज ये जो जितनी बातें आप कर रहे हैं ओमनी ग्रुप की, ये टीटीज की, ये बातें पिछले कई अरसे से मेहरबानी करके जो लोगों से इन्होंने वादा किया था, अगर इन्होंने घर बनाने का वादा किया था, नौकरियां देने का वादा किया था, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, गुर्बत का खात्मा हम करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे, पुलिस की रिफॉर्म्स लाएंगे, यहाँ सबसे लेजिस्लेशन करेंगे। सारे एक इशू में 1% क्या 1 कदम ये इसी पे अपना फोकस रखें ना, हमने इनको रोज हम कहते हैं कि मेहरबानी करके आप यकीन करें, आप तो इससे ज्यादा कौन जानता है, आप इस्लामाबाद में जो इनके ट्रेडर्स थे, जो इन्होंने इनकी हमायत की है, आप वहां बाहर निकले, लोगों से आप पूछें कि इस वक्त कितनी ज्यादा गुर्बत है, लोगों से पूछें कि उनका बिजनेस तबाह हो गया, उनके कारोबार तबाह हो गए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कोई चीज नहीं है, बंद गली की तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। और गवर्नेंस के इशू जो पंजाब और खैबर, आपको पता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी ऐसी, वो कहते हैं कारकर्दगी ऐसी अगला इलेक्शन भी जीतेंगे हम, वो तो अपनी कारकर्दगी के लिए बात कर रहे हैं। आज तो और बात की है, आज अगर ये कहते हैं ट्रंप ही तो यही कह रहे हैं जी, ये कह रही है। अच्छा लग रहा है, इत्तेहाद बहुत इत्तेहाद कायम रहेगा सही है। तो ये हम इनसे ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करके ये अभी जब इलेक्शन में आप उतरेंगे, हमारे ऐपों से लोग आपको वोट देंगे, आप मेहरबानी करके अपनी कारकर्दगी, इलेक्शन में तो आप भी उतरेंगे ना, तो आप वैसे क्या आवाम के पास लेकर जाएंगे कारकर्दगी अपनी, वैसे ये कि मुझे क्यों निकाला और मियां साहब को आपने इश्तेहारी बनवा दिया? हम सिर्फ ये कहेंगे कि या इन पे इल्जामात, हम ये कहेंगे कि हमारा और इनका दौर, हमने कीमतें कहाँ छोड़ी थी, हमने बिजली का बिल कहाँ छोड़े थे, हमने गैस का बिल कहाँ छोड़े थे, हमने दवाइयों की कीमतें कहाँ छोड़ी थी, उस वक्त आटे की क्या कीमत थी, उस वक्त चीनी की क्या कीमत थी, उस वक्त 56 बिलियन डॉलर्स चाइना के इन्वेस्ट पाकिस्तान में अंदर लेके आए थे, पाकिस्तान की मोटरवेज बन रही थी, ब्रिज बन रहे थे, हाईवे बन रही थी, तरक्की इस तरह कर रही थी, नौकरी मिल रही थी। आज क्या मिल रहा है? आज लोगों को मायूसी में लोग आज खुदकशियां कर रहे हैं। और ये मेरा भाई जरूर फैसलाबाद में किसी एक घर में निकला होगा, अगर मैं इनके पास जाने के लिए तैयार, अगर ये फैसलाबाद के बाजार से होके वापस आ जाए, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में आप एक डीएचक्यू नहीं बना सके, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया बड़ा किसी, तो अब क्या बात, आपको पता है अभी आप इनसे महंगाई पे बात करेंगी ना, वो कहेंगे कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। इस मामले में इनके साथ बड़ी प्रोग्रेस की है उन्होंने, मैं इनकी बात सिवाय महंगाई, ना ये चीन है ना ये मदीना है, ये वाकई सही कह रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क में और गजा की पट्टी के हालात में कोई खास फर्क नहीं, लिहाजा दोनों बातें ये तो मैंने इनकी मान ली। अब कुछ बातें इनको भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। अब्बासी साहब इन्होंने कहा था कि मुर्गियां पालो, कौम ने नहीं पाली, अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए। अब आप सोचे ना, लोग बेच सकते थे, कितना मुनाफा होता। फिर इन्होंने कहा भांग उगाओ, लोग नहीं मानते, अब क्या करें वो। फिर वो कहते हैं कि जी पनाह गाहें और लंगर खाने खोले, लोग नहीं जाते। 26 लाख लोग खुद इस्तीफा दे के अपने घरों में बैठ गए, काम चोर अवाम। तो क्या करे हुकूमत? आप बताइए कि 50 लाख घर जो हैं वो तो बने या ना बने, पनाह गाहें और लंगर खाने तो बन गए ना, और जो ना जाना चाहे उसको केमिकल वाला पानी मार के लाहौर की सड़कों पे मार दो। ये है इस वक्त आपकी रियासत कूफा का हाल। ये बात करते हैं। दूसरी बात, एक आप अंदाजा कीजिए, इनसे कोई ये पूछे, ट्रंप को तो आपने कहा था मैं वहां से वर्ल्ड कप जीत के आऊंगा, वापस आए तो पता चला वर्ल्ड कप जीतना था कि कश्मीर चला गया। फिर यहाँ सऊदी हुक्मरान आए, आपने उन्हें कहा यहाँ से इलेक्शन लड़ लो। अब बताएं कहाँ गए वो? उसी वक्त मेरे ख्याल में ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा के हाथ धो के घर चला गया। उसने कहा देख लो ये हालात है, टाइम थोड़ा सा कम हो गया, अब काम जो आता है आज बताएं कौन सा आप कर रहे हैं, लेकिन आप भी सिस्टम का हिस्सा है ना। सिंध में हालात ठीक हैं, वहाँ पे महंगाई नहीं है, सिंध में हालात ठीक हो ना, इनसे पूछो, ये इनके जिम्मेदारी भी कुछ है, पूछे ना, सब कुछ में हमारे उस पे डाल देते हैं। अच्छा तो सिंध के हुक्मरान जो है पाकिस्तान पे 18वीं तरमीम के बाद महंगाई को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। सिंध से वोट किसको पड़ा है? आपको। अच्छा, इससे पहले इन्होंने क्या कहा? गुलाम हैं, भेड़ बकरियां हैं, जानवर 5 करोड़ लोगों पे हुक्मरान हैं आप। उन्होंने दिया, वोट दिया, सिंध में महंगाई, उनको गालियां दी, सिंध में महंगाई कम है, सिंधी खुश हैं। क्या सिंध में 30 रुपए आटा मिल रहा है, टमाटर 70 रुपए मिल रहे हैं, अदरक लहसुन 100 रुपए किलो मिल रहा है, अंडे 60-70
आपने किस दिल से पूछा है? मैं वहाँ पे रहती हूँ कराची के अंदर, मुझे पता है रेट के बारे में। महंगाई नहीं है वहाँ पे। आप मुझे ये बताइए कि 3 सूबों में कितने करोड़ आवाम है? 5 करोड़ आप अपनी निकाल दें, बाकी जो बची 22 करोड़ है वो सारी 5 करोड़ में वोट दे रहे हैं। और क्या आप क्या दे रहे हैं उनको? आप उसमें आप वोट लेके कुछ देना भी होता है, वोट लेके बैठना नहीं होता। खुश है ना आप? खुश नहीं? आपको क्या पता वो खुश हैं? हमें पता, महंगाई का आलम नहीं पता आपको। वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ इनकी तमाम तर गालियों के बाद, अगर इस लॉजिक पे हम बात करें ना तो खान साहब कहते हैं बाकी लोग मुझसे भी खुश हैं। फिर जैसे 5 करोड़ आपसे खुश हैं वैसे उनसे भी खुश हैं। कह रही हूँ खान साहब और ट्रंप एक जैसी बहुत सी बातें, ये तो खैर वो भी अभी यही बात का जवाब। अब देखिए मार्शल लॉ लगने वाला है ना, एनआरओ पे जवाब ले ले मेरे। ठीक, उन्होंने आज भी कहा एनआरओ मांगे। अब जब महंगाई पे आपने बात नहीं की, वैसे सिंधी बात सुन लेना, अपने भी जवाब देना चाहिए। और सिंधी खुश है, कैसे खुश है? 100 साल इस तरह पूरा पाकिस्तान खुश है। फिर अगर पीटीआई भी ये कहते हम मान लें, कोशिश करके देख ले जाए। फारूक हबीब साहब लास्ट कमेंट करके, और मार्शल लॉ लगने वाले तो इनसे कौन काफिर? अब अगर आप भी कहेंगे कि आधा पाकिस्तान इससे खुश है तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगी इसके ऊपर। जी देखें, सिंध के अंदर सिंधी खुश नहीं है, लेकिन के ऊपर जरदारी और बिलावल लूट मार करके खुश हैं। 13 अरब रुपए की सिर्फ गंदम चोरी हुई है वहां पर। ये जो चीनी चोर है इसका बताएं। अदालत ने कहा 2.5 साल जड़ छोड़ देती है। जो कराची का बुरा हाल इन्होंने सारे चोर ठल रहे हैं, ढका छुपा नहीं है। ये क्या बात करते हैं? बिल्कुल, आप चोर कहेंगे तो आपको चोर सुनने को मिलेगा। मार करके खा गए। मैं आप लोग यहाँ बैठ के बातम करते रहे, आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर आटा जो है वो 1500 रुपए की 20 किलो का आटे का थैला बिक रहा है। ठीक, सिंध के साथ तो जो इन्होंने अच्छा सर सिंध पे बड़ी तनकीद कर दी। हमने तो सबसे ज्यादा कोरोना के दौरान कोरोना की तो बात ना करें आप। 35 अरब रुपया अपने जलसों में ख्याल नहीं आता हबीब साहब, फारूक हबीब साहब, ये अपने जलसों में कोरोना का ख्याल नहीं आता आपको बजाय इन पे पाबंदी लगाई, इनको रोके। आपने खुद जलसे शुरू कर दिए, अपने खिलाफ जलसे कर रही है। ये तो कराची को कचरे का ढेर इन्होंने बनाया। फिर कोई अपना जवाब देने ही नहीं चाहते। फिर भी वोट ही नहीं मिली। मैं बात कर रही हूँ, कहीं का ढेर बना दे। ठीक है, आप हुकूमत हैं, कोरोना की बात कर कराची के जो बुरा हाल है। ठीक सर, कोरोना के हवाले से सरे महल बना रहे हैं। चले फारूक हबीब साहब, कोरोना का सवाल किया था, आप हुकूमत हैं, आपने कंट्रोल करना है। फिर ये जो पाबंदियों का ड्रामा है ना, मार्शल लॉ ये कोरोना पे पाबंदियों का ड्रामा बंद कर दें, क्योंकि आज लगा कि शिकस्त दे दिया आपने कोरोना को जलसा देख के। बाद उसका फैसला किसने करना? फारूक हबीब साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और परवेश खान, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। काश अपने अपने सवालों के सब जवाब देना तो बड़े अच्छी गुफ्तगू हो सकती है। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहांजेब को इजाजत दीजिए। आप भी बात नहीं करना चाह रहे थे पहले टॉपिक के ऊपर, बाद में आपने बड़े जोशो खोश से बात की है। पहले भी करना। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहांजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।